अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस क्या होते हैं और इनकी क्या क्या टाइप्स हैं। हम बेसिकली ड्राइव डाटा टाइप को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलें, लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शन। फंक्शंस भी ड्राइव डाटा टाइप की ही एक टाइप है और ये बेसिकली फंक्शन होते क्या हैं जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो भी जो है वो अलग-अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। हर एक को एक वैल्यू एक चीज़ असाइन हुई हुई है। जैसे स्टोमक का काम है कि वो डाइजेशन में हेल्प करे, किडनी का काम है वो आपके ब्लड को फिल्टर करे। तो इसी तरह से जो है इधर भी जो फंक्शन है वो एक ऐसा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। और ब्लॉक के अंदर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि कर्ली ब्रेसेस के साथ इनक्लोज्ड होती हैं। उसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट फंक्शन। और जो है इससे हमें बेनिफिट क्या हासिल होता है फंक्शन अगर हम यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली जो होल प्रोग्राम है उसको हम मुख्तलिफ चंक्स में डिवाइड कर लेते हैं, दैट इज़ इंडिपेंडेंटली वर्क। तो इससे क्या होता है कि हमें इजीनेस हो जाती है। अगर किसी एक फंक्शन में जो है वो अगर हमने चेंजेस करनी है तो हम जस्ट उस फंक्शन पे जाएंगे और उसमें जो है वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को चेंज करेंगे। और फंक्शन जो है वो जो है आप एक दफ़ा लेके उसको मल्टीपल टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो इससे क्या है, एक हम हमारे पास जो है रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आ रहा है। और दूसरा हम स्मॉल इंडिपेंडेंटली मॉड्यूल्स बना रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में। अच्छा, फंक्शंस के जो हैं वो मुख्तलिफ नाम ही हैं। उसको फंक्शंस भी कहा जाता है, मेथड्स भी कहा जाता है, प्रोसीजर्स भी कहा जाता है, सब रूटीन्स भी कहा जाता है। तो ये एक ही चीज़ है। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसके मुख्तलिफ नाम हैं। अब हम फंक्शन क्यों इस्तेमाल करें फंक्शन, क्योंकि जो अभी हम क्योंकि बिगनिंग में हैं तो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स पे वर्क कर रहे हैं ताकि हमें इजीली जो है वो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट समझ आए, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ आए। तो जब हम रियल लाइफ में इंशाल्लाह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे तो देन वो प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े होते हैं। वो इसी तरह 4-5 लाइंस के नहीं होते, थाउजेंड्स या मिलियंस लाइंस ऑफ कोड होता है। तो होता क्या है कि हम ना जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में टीम्स बनी हुई होती हैं, किसी को कोई काम दे दिया, किसी को कोई काम दे दिया। तो फंक्शंस भी इसी तरह से क्या करते हैं कि हम ना छोटे छोटे इंडिपेंडेंट जो भी उसकी वर्किंग होती है उनको अलग-अलग कर लेते हैं और जो है उनको अलहदा एक मॉड्यूल बना लेते हैं। अब जैसे कि लेट्स सपोज आपने एक कैलकुलेटर बनाना है, तो आपको पता है कि सम जो है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं कर रहा। सम एक अलहदा चीज़ है, मल्टीप्लिकेशन एक अलहदा चीज़ है, सब्ट्रैक्शन एक अलहदा चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, इन सारों की जो है ना वो लॉजिक्स को अलग-अलग कर देंगे। यानी कि हम एडिशन के लिए अलग फंक्शन बना लेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग फंक्शन बना लेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग फंक्शन बना लेंगे, डिवीजन के लिए अलग फंक्शंस बना लेंगे। और किसी भी टाइम पे हम जो है उन इन फंक्शंस में से किसी को भी किसी भी टाइम पे जो है वो कॉल कर लेंगे। तो बेसिकली टाइप्स जो हैं वो फंक्शन की दो तरह की हैं, एक बिल्ट इन है और एक यूजर डिफाइन है। बिल्ट इन जो होते हैं फंक्शंस, जैसे इसका नाम बताया, वो पहले से कंपाइलर के पास डिफाइन होते हैं। आप उनको जो है वो उनमें किसी किस्म की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। आपने अभी जो है वो प्रिंट एफ, स्कैन एफ इस्तेमाल किए हैं। प्रिंट एफ फॉर आउटपुट, स्कैन एफ फॉर इनपुट। और स्क्वायर रूट और पावर जो है वो मैथ हेडर फाइल लाइब्रेरी के फंक्शंस हैं जो कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए और पावर के फाइंड करने के लिए यूज होते हैं। ऑन द अदर हैंड यूज़र डिफाइन, ये जो है वो प्रोग्रामर जो है वो क्रिएट करता है ताकि वो प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को जो है वो कम कर सके। लाइक अभी मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में जैसे बताया, कैलकुलेटर क्रिएट करना है तो उसमें जो है उसने सम का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का जो है वो क्या किया, फंक्शंस बना लिए। तो उसने जो है वो प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी को जो है वो रिड्यूस कर लिया। अब लेट्स सपोज के हमारे पास आगे आके एक क्यूरी आती है कि आप इस प्रोग्राम को जो है ना वो थोड़ा सा मॉडिफाई करें और सम जो है वो 3 वेरिएबल्स का हो, 2 वेरिएबल्स का ना हो। तो हमें सिर्फ जो चेंज करना पड़ेगा वो सम के फंक्शंस में चेंज करना पड़ेगा, बाकी किसी चीज़ में चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब बिल्ट इन फंक्शन की जो है वो एग्जांपल देखते हैं। बिल्ट इन फंक्शन में ये देखें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है वो हेडर फाइल इस्तेमाल हुई भी है। एक मिनट में लेजर पॉइंटर निकाल, हाँ जी। ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है इंक्लूड की गई है, जो कि हम प्रिंट एफ को इस्तेमाल करें, इसलिए हमें ये वाली फाइल को इंक्लूड करना होगा। दूसरी मैथ हेडर फाइल इस्तेमाल इंक्लूड की गई है, क्योंकि इसमें मैथ के फंक्शन जो है वो स्क्वायर रूट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए उसकी हेडर फाइल को भी इंक्लूड करना लाजमी है। दैन मेन फंक्शन में प्रिंट एफ में आया है मैथ बिल्ट इन फंक्शन। तो ये देखें मैथ बिल्ट इन फंक्शन, जो भी चीज़ प्रिंट एफ के अंदर इन्वर्टेड कोमा में होती है, मास वाई जो स्केप सीक्वेंस है और फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। उसके बाद बैक स्लैश एन यानी कि कर्सर को दो नेक्स्ट लाइन पे लेके आएगा। उसके बाद नम की वैल्यू को नम को 4 से इनिशियलाइज कराएंगे, और स्क्वायर रूट एक हमारे पास वेरिएबल बनेगा डबल टाइप का। देन स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट नम। अब नम का वो स्क्वायर रूट निकालेंगे, और वो स्क्वायर रूट जो वेरिएबल है उसके अंदर उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। और देन प्रिंट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ परसेंटेज डी इज, परसेंटेज डी के अंदर क्या आ जाएगा नम, जो कि ये 4 इज परसेंटेज एल एफ स्क्वायर रूट जो है वो 2.00, यानी कि एल एफ जो है वो बेसिकली डबल का जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसलिए एल एफ इस्तेमाल किया, और वो स्क्वायर रूट जो है यहाँ पे उसकी जो वैल्यू होगी वो शो होगी, दैट इज 2। ये एक और बिल्ट इन फंक्शंस की एग्जांपल है। इसमें जो है वो स्ट्रिंग के साथ काम किया गया है। यहाँ पे हमने नेम टाइप का जो है वो एरे बनाया, करेक्टर उसकी डाटा टाइप है, और उसको जो है वो लेंथ दे दी है 30। प्रिंट एफ इंटर नेम, यहाँ पे जो है वो मेरे सामने शो हुआ इंटर नेम, और देन यहाँ मैंने अपना नाम इंटर किया सानिया। तो गेट्स जो फंक्शन है वो बेसिकली गेट स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग को गेट करेगा और नेम को असाइन कर देगा, और पुट एस दैट इज पुट द स्ट्रिंग ऑन द मॉनिटर। अब जो नेम के अंदर जो स्ट्रिंग है उसको ये पुट करेगा, तो यहाँ पे ये देखें सानिया शो हो रहा है। यहाँ गेट एस जो है वो मॉनिटर से वैल्यू गेट करेगा, और पुट एस जो है वो मॉनिटर पे वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो ये भी दो बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग के साथ यूज होते हैं। अब बात करते हैं यूज़र डिफाइन के ऊपर। यूज़र डिफाइन के आगे थ्री चीज़ उसके अंदर पार्ट्स होते हैं यूज़र डिफाइन में। एक फंक्शन डिक्लेरेशन होती है जिसमें हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, उसमें उसका बताते हैं कि फंक्शन नेम क्या होगा, रिटर्न टाइप क्या होगी, और पैरामीटर लिस्ट क्या होंगे। फिर फंक्शन डेफिनेशन आती है, इसमें हम बेसिकली फंक्शन के अंदर क्या वर्किंग है, यानी कि सारी जो उसकी डेफिनेशन है, मैनिपुलेशन है, वो सारी इसके अंदर लिखेंगे। और फंक्शन कॉलिंग जहाँ पे उसकी रिक्वायर्ड है, यानी कि जहाँ पे हमें वो चाहिए वहाँ पे हम उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये बेसिकली तीन चीज़ें हैं जो भी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, जो प्रोग्रामर बनाता है, तो वो बेसिकली इन तीन स्टेप्स को जो है वो मिला के बनाता है। तो हम वन बाय वन तीनों चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन को। फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो जस्ट कंपाइलर को क्या बताता है कि रिटर्न टाइप फंक्शन की क्या होगी, फंक्शन नेम क्या होगा, उसकी आर्गुमेंट लिस्ट क्या होगी। तो एक्चुअल बॉडी जो होती है फंक्शन की वो अलहदा से डिफाइन होती है, ये ऑप्शनल है। आप फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन इकट्ठे भी कर सकते हैं, और आप इनको अलहदा अलहदा भी कर सकते हैं। तो सिंटेक्स ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, देन पैरेंथेसिस उसके अंदर आर्गुमेंट लिस्ट, और इंट सम। int is the return time type, sum is the name of the function, और ये दो आर्गुमेंट्स ले रहे हैं num1 और num2, जिनकी डाटा टाइप जो है वो int है। तो ये एक एग्जांपल है कि हम जो है वो फंक्शन को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। ये देखिए फंक्शन उस वन बाय वन अब तीनों चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। रिटर्न टाइप जो है, फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू, ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करे। सम टाइम फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, किसी भी डाटा टाइप, इंट हो सकती है, फ्लोट हो सकती है। और कुछ फंक्शन जो है वो हमें वैल्यू जो है वो रिटर्न नहीं करते। इन दैट केस रिटर्न टाइप जो होगी वो क्या होगी, वॉइड होगी। उसके बाद फंक्शन नेम जो है वो फंक्शन का नेम होगा जो कि यूनिकली उसको आइडेंटिफाई करवा रहा होगा।
फंक्शन नेम के बाद जो है वो पैरामीटर लिस्ट आएगी, और वो सारी दोनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, फंक्शन का सिग्नेचर बनाती हैं। अब पैरामीटर लिस्ट जो है वो भी आपके पास ऑप्शनल है। ऐसा भी कोई फंक्शन होता है जिसके अंदर पैरामीटर लिस्ट मौजूद नहीं होती, और कुछ जो हैं उनके अंदर जो है वो पैरामीटर लिस्ट मौजूद होती है। पैरामीटर लिस्ट कितनी होगी ये डिपेंड ऑन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर। जैसे अभी मैंने आपको शुरू में कैलकुलेटर की एग्जांपल बताई। अब अगर दो वेरिएबल जो है उनका सम करना है तो देन जो पैरामीटर उसके पास वैल्यूज होंगी वो दो होंगी, और अगर तीन का करना है तो तीन होंगी। तो बेसिकली पैरामीटर लिस्ट जो है वो प्लेस होल्डर होता है, और ये पैरामीटर लिस्ट जो है वो रेफर करी होती है कि किस टाइप का आर्गुमेंट पास हो रहा है, किस ऑर्डर में हो रहा है, और नंबर ऑफ पैरामीटर ये फंक्शन कितने पास कर रहा है। और पैरामीटर का जो है वो जहाँ पे आप फंक्शन कॉल करते हैं उसमें उतने नंबर ऑफ पैरामीटर्स लिखने होते हैं, फिर वो फंक्शन की तरफ तब ही डाइवर्ट होता है। अगर आपने फंक्शन डेफिनेशन में तीन पैरामीटर्स लिखे हुए हैं और आपने फंक्शन कॉलिंग में दो लिखे हुए हैं तो तब वो फंक्शन कॉल नहीं होगा, और उनकी डाटा टाइप भी मैच करनी चाहिए। अब जो फंक्शन डिक्लेरेशन है इसमें देखें, एक नो रिटर्न टाइप और हैव पैरामीटर लिस्ट, ये मैंने एक टेबल बनाया है। यानी कि फंक्शन डिक्लेरेशन में एक हम ये ऑप्शन देते हैं कि नो रिटर्न टाइप, यानी कि आपको मैंने पहले बताया कि अगर फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो हम रिटर्न टाइप क्या लिखेंगे, वॉइड सम इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड हैव पैरामीटर लिस्ट, मीन कि ये कोई पैरामीटर लिस्ट लेगा। तो हमने यहाँ पे दो पैरामीटर लिख लिए, एक इंट num1 और एक है इंट num2। तो ये बेसिकली सम फंक्शन है जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा और दो पैरामीटर ले रहा है इंटीजर टाइप के। अब दूसरा हम देखते हैं कि फंक्शन हमें रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा और ना ही उसकी पैरामीटर लिस्ट है। लाइक दिस वाइड सम, और पैरेंथेसिस के अंदर कोई चीज़ भी नहीं आएगी। जो भी वैल्यू सम वगैरह होगा वो इसी फंक्शन के अंदर ही आप वैल्यूज यूज़र से गेट करेंगे, या इसके अंदर से पहले से वो वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन होंगी और यहीं पे वो सम होके यहीं पे उसकी आउटपुट शो हो जाएगी। थर्ड हमारे पास है कि रिटर्न टाइप भी है और हैव पैरामीटर लिस्ट, यानी कि दोनों चीज़ें हैं। रिटर्न टाइप भी रिटर्न भी फंक्शन हमें कुछ करेगा और उसके पास पैरामीटर लिस्ट भी है। लाइक दिस इंट इज़ द रिटर्न टाइप, यानी कि ये सम फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और इसके दो पैरामीटर्स हैं num1 और num2। और फोर्थ केस है कि रिटर्न टाइप तो है लेकिन पैरामीटर लिस्ट नहीं है। लाइक दिस इंट सम जीरो पैरामीटर लिस्ट, यानी कि सम जो है वो कोई पैरामीटर तो नहीं ले रहा लेकिन ये इंटीजर टाइप की हमें वैल्यू जो है वो रिटर्न करे। होप्स हो कि आपको इन चारों ऑप्शंस की पता चले। इन चारों ऑप्शंस में कोई भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन भी, ये वाला भी, ये वाला भी, मतलब ये चारों जो हैं वो सपोर्ट करता है और ये चार उसकी मेन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं डिफाइनिंग अ फंक्शन, यानी कि फंक्शन को डिफाइन करना क्या होता है। अभी हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया जिसमें हमें उसकी रिटर्न टाइप भी पता चल गई, फंक्शन नेम भी और आर्गुमेंट लिस्ट भी। और मैंने आपको ये भी बताया कि फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन आप अलग-अलग भी कर सकते हैं और आप एक साथ भी कर सकते हैं। बेसिकली फंक्शन डेफिनेशन जो है वो ही एक्चुअल वर्किंग होती है उस फंक्शन की, क्योंकि इसके अंदर ही वो स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होके हमें जो है वो कुछ वैल्यू रिटर्न करती हैं जो कि हमें चाहिए होती हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे रिटर्न टाइप आता है, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट लिस्ट, और यहाँ फंक्शन बॉडी में बेसिकली जो आपकी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आप इस फंक्शन के अंदर चाहते हैं। लाइक अगर हम सम की बात करें तो इस फंक्शन बॉडी के अंदर दो वैल्यूज को आपस में सम होना चाहिए। लाइक दिस, अब ये देखें इंट सम, यानी इंट वो वैल्यू हमें रिटर्न कर रहा है, सम इज द नेम ऑफ द फंक्शन, इंट नम और इंट num2, ये num1 और num2 दो आर्गुमेंट्स हैं। num1 भी कोई वैल्यू उसके पास होगी और num2 के पास भी कोई वैल्यू होगी, और ये रिटर्न क्या कर रहे हैं, num1 प्लस num2, यानी इन दोनों को ऐड करके वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जाहिर बात है दो इंटीजर आपस में जब प्लस होंगे तो वैल्यू भी इंटीजर होगी। यानी कि अगर num1 के पास 3 है और num2 के पास 5 है तो वैल्यू विल बी 8, तो वो 8 होगी। अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज हो सकती है तो दो इंटीजर जो आपस में प्लस होंगे
तो वो उनकी रिटर्न टाइप भी इंटीजर ही होगी। तो इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है। ये जस्ट एक लाइन है, एक से ज़्यादा लाइंस भी हो सकती हैं। और अगर एक लाइन हो तो आप ये कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो आपकी ऑप्शनल हैं, आप कर्ली ब्रेसेस स्किप भी कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा लाइंस हैं तो फिर आपको कर्ली ब्रेसेस जो है वो डिफाइन करनी पड़ती हैं, जो कि उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं कि ये पूरा ब्लॉक जो है वो इस फंक्शन से बिलोंग करता है। अब जो है ज़ाहिर बात है फंक्शन डिफाइन भी हो गया, डिक्लेयर भी हो गया। अब हमने उसको जहाँ पे यूज़ करना है तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे फंक्शन कॉलिंग आती है। तो फंक्शन कॉलिंग जो है वहीं पे बेसिकली वो फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है वहाँ पे वो वर्क करेगा। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो प्रोग्राम जो है वो कंट्रोल ट्रांसफ़र करता है जहाँ पे वो फंक्शन डिफाइन होता है, यानी जंप करके कंट्रोल उस जगह पे जाता है और फिर वो जो भी फंक्शन डिफाइन होया होता है वो सारी प्रोसेसिंग करके दोबारा कंट्रोल जो है वो जिस जगह पे फंक्शन कॉल होया होता है उसके पास लेके आता है। और अगर उसने कोई वैल्यू रिटर्न की है तो देन जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है तो हमें वहाँ पे कोई ऐसा वेरिएबल भी उसी डाटा टाइप का चाहिए जो कि वैल्यू रिटर्न हो रही है। लेट्स सपोज अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमें जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो इंटीजर टाइप की है, तो एक वेरिएबल जो एक इंटीजर टाइप का ही वहाँ पे वेरिएबल मौजूद होना चाहिए जो कि उस वैल्यू को रिसीव करेगा। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ये फंक्शन डिक्लेरेशन हो रही है जहाँ पे एक फंक्शन की रिटर्न टाइप यहाँ पे इंट उसकी लिखी गई है, सम इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन और दो पैरामीटर लिस्ट हैं इंट, और दोनों की टाइप जो है वो इंट है। ये फंक्शन डिक्लेरेशन होगी। फंक्शन जो फंक्शन डिक्लेरेशन होती है वो आप प्रोग्राम की किसी भी हिस्से में कर सकते हैं, शुरू में कर सकते हैं, एंड पे कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर यही किया जाता है कि आप फंक्शन डिक्लेरेशन जो टॉप ऑफ द प्रोग्राम है वहाँ पे करें। अच्छा, उसके बाद हम मेन जो हमारा एंट्री पॉइंट है वहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं ए और बी इंटीजर टाइप के, और दोनों को वैल्यूज असाइन हुई हैं 100 एंड 200 रिस्पेक्टिवली। और एक और वेरिएबल है एस टाइप का, एस इंटीजर टाइप का, एस इज इक्वल टू सम ए बी। यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो रही है और क्योंकि ये फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करे तो इसलिए इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल उस वैल्यू को रिसीव करने के लिए भी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, वो यहाँ से क्या करेगा, कंट्रोल जंप करके जहाँ पे उस फंक्शन की डेफिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाएगा। ए की जो वैल्यू है 100 वो नम वन में आ जाएगी और बी की वैल्यू जो है वो 200 वो इसके अंदर आ जाएगी। नम वन और नम टू जस्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी को। आप इनकी जगह कोई भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं, एक्स वाई भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसी तरह से ही है जैसे कि आपका नाम है कोई भी एक्स वाई जी और आपको गुड़िया बुलाया जाता है या पिंकी बुलाया जाता है, वट एवर आपका कोई नाम हो सकता है जो कि निक नेम होता है आपका। तो यहाँ पे भी इसी तरह से है, ये जस्ट उसके निक नेम है, जस्ट वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई वैल्यूज आएंगी। ये चीज़ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि इधर जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है ना वो और ये वाली जो डाटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए। अब ए की वैल्यू यहाँ पे आएगी इसलिए कि ये ए की और इसकी डाटा टाइप सेम है, और बी की वैल्यू इसलिए यहाँ पे आएगी क्योंकि बी और नम टू की जो डाटा टाइप है वो सेम है। उसके बाद इसकी बॉडी के अंदर आएंगे। बॉडी में जो है वो उसको परफॉर्म करेगा नम वन प्लस नम टू यानी कि 300 रिटर्न करेगा। 300 रिटर्न करेगा, 300 इज आल्सो इंटीजर। अब वो रिटर्न करेगा तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा और कंट्रोल ये सम ए बी की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी 300, एस को क्या असाइन हो जाएगा 300। उसके बाद प्रिंट एफ एडिशन रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज डी, एस के अंदर जो वैल्यू है वो शो हो जाएगी दैट इज 300 एंड बैक स्लैश एंड न्यू लाइन। ऑल्सो कि आपको समझ आ गई होगी कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है और फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। अब बात करते हैं फंक्शन आर्गूमेंट्स के ऊपर। फंक्शन आर्गूमेंट्स जो है, अगर फंक्शन जो है वो कोई आर्गूमेंट यूज़ कर रहा है तो वो वेरिएबल जो हैं वो डिक्लेयर होने चाहिए आर्गूमेंट्स में जो कि वैल्यूज़ एक्सेप्ट कर रहे होंगे, और उन वेरिएबल्स को हम फॉर्मल पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शंस कहते हैं।
लाइक अभी num1 और num2 जो हैं वो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं उस फंक्शंस के। फॉर्मल पैरामीटर जो हैं वो लोकल वेरिएबल की तरह बिहेव करते हैं, जस्ट उनकी जो लाइफ टाइम होती है वो उस फंक्शन तक की होती है, और उस फंक्शन के बाद वो वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है, उनकी लाइफ टाइम ख़त्म हो जाती है। अब जब आप फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो आपके पास दो तरह के तरीके हैं जिसमें आप आर्गूमेंट को पास करते हैं, एक कॉल बाय वैल्यू है और एक कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि आप इसको इस तरह से समझें, लेट्स सपोज आई एम अ टीचर एंड यू आर स्टूडेंट। तो मैं ना आपको रिजल्ट देती हूँ आपका, लेट्स सपोज मिड टर्म का रिजल्ट आपको देती हूँ कि ये आपका रिजल्ट है, एक एक कॉपी सारे स्टूडेंट्स को दे देती हूँ, ठीक है। अब आप जो है ना वो चाहते हैं कि मेरे मार्क्स जो है ना वो लेट्स सपोज 30 में से 27 28 होने चाहिए, और आपके उतने नहीं आए। अब जो मैंने आपको प्रिंट कॉपी दी है उस पे अगर आप अपने नाम के आगे 27 लिखते हैं तो उससे मेरे पास जो आपका ओरिजिनल डाटा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कॉल बाय वैल्यू भी बिल्कुल इसी तरह से है, जिसमें एक्चुअल वैल्यूज की जो है ना वो कॉपीज एज आर्गुमेंट पास की जाती हैं फॉर्मल पैरामीटर्स को, और जस्ट जो चेंज होती है वो उस फंक्शंस के अंदर होती है, क्योंकि वो फॉर्मल पैरामीटर्स की लाइफ ही इतनी होती है। और जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म, तो वो जो उनके अंदर जो चेंजेस हुई हुई होती हैं वो भी सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं, और उसका कोई इफेक्ट्स नहीं पड़ता जो रियल वैल्यूज होती है। लाइक ये देखें, एक फंक्शन है स्वैप का जिस जो दो वेरिएबल्स ले रहा है एक्स और वाई का, ये फंक्शन डिक्लेरेशन होगी। अब जो है हम लोग बात करते हैं मेन फंक्शन में। ये num1 है और ये num2 दो वेरिएबल हैं। बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ नंबर 1 जो है वो num1 की वैल्यू आ जाएगी 100, और बिफोर स्वैप इसकी आ गई 200। अब स्वैप का फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पे num1 और num2, तो कंट्रोल यहाँ से जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया। num1 की वैल्यू x को मिल गई और num2 की वैल्यू जो है वो y को मिल गई, दैट इज 100 एंड 200। इसके अंदर एक वेरिएबल जो है वो इन टेम्प का डिक्लेयर किया, टेम्प इज इक्वल टू एक्स, यानी कि टेम्प को जो है वो वैल्यू दे दी एक्स की, डेट इज 100, और एक्स के अंदर जो है वो वाई की वैल्यू डाल दी, वाई की वैल्यू क्या थी 200। अब वाई इज इक्वल टू टेम्प, तो वाई को जो है वो क्या मिल जाएगा, टेम्प की वैल्यू, और रिटर्न। अब रिटर्न करने के बाद आफ्टर स्वैप भी अगर वैल्यू देखें तो 100 और 200 आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो चेंजेस हुई हैं वो जस्ट इस फंक्शन के अंदर हुई हैं। एक्स और वाई जो है वो इसके फॉर्मल पैरामीटर्स थे। num1 और num2 की जो वैल्यूज थी उनकी कॉपीज इसके अंदर गई हैं, और जो भी चेंजेस हुई हैं वो जस्ट इस फंक्शन के अंदर हुई। यहाँ पे रिटर्न के बाद ये फंक्शन ख़त्म, ये एक्स और वाई ख़त्म, तो num1 और num2 में किसी किस्म का चेंज नहीं आया, तो ये एज इट इज़ जो है वो वैल्यूज आपके सामने शो होगी, क्योंकि एक्स और वाई और टेम्प जो हैं ये लोकल वेरिएबल हैं स्वैप के। ठीक हो गया। ये कॉल बाय वैल्यू की जो है वो एग्जांपल है। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम कॉल बाय रेफरेंस में जाते हैं। अच्छा, कॉल बाय रेफरेंस ऐसे काम करता है, इसको भी हम उसी एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज मेरे लैपटॉप में जहाँ पे वो डाटा रिकॉर्ड है, यानी कि जहाँ पे वो रिकॉर्ड सेव है, मैं आपको डायरेक्ट वो लैपटॉप दे देती हूँ कि आपको जो भी चेंजेस करनी है इसके अंदर करें। तो आप लेट्स सपोज आपके मार्क्स थे 30 में से 20, और आप जो है वो 20 को जो है वो 27 में कन्वर्ट कर देती हैं। तो आप जो है आप वो ओरिजिनल चेंज कर रही हैं, वो उसकी मेरे पास कोई और कॉपी नहीं है, तो अब वो चेंज जो है वो परमानेंट चेंज होगा। तो कॉल बाय रेफरेंस में भी क्या होता है, इसमें जो है वो फॉर्मल पैरामीटर्स को जो है वो आर्गुमेंट्स की एड्रेस की कॉपी जाती है, यानी कि जहाँ पे वो चीज़ स्टोर है ना उसकी मेमोरी के पास वो जाते हैं, मेमोरी एड्रेस के पास जाते हैं, यहाँ वहाँ से वो डायरेक्ट जो आर्गुमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस किया जाता है, और वहाँ से जो भी चेंज होता है वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि वो उस जगह पे जाके चेंज कर रहे हैं। इसको भी अब ये हम उसी एग्जांपल के साथ देखते हैं। यहाँ पे देखें, हमने जो है वो अब इसमें देखें बाकी इसी तरह से ही प्रोग्राम चलेगा। जस्ट यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे n1 और n2 का जो है वो साथ मेमोरी रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल होया हुआ है, और यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू नहीं जा रही, बल्कि n1 और n2 का मेमोरी एड्रेस जा रहा है, जो कि x पॉइंटर और y पॉइंटर ले रहे हैं। अब x और y के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं वो बेसिकली
उस मेमोरी एड्रेस में चेंजेस हो रही हैं। अब जब हम इसकी आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे जो स्वैपिंग हुई है वो यहाँ पे शो होगी। तो ये बेसिकली डिफरेंस है उन दोनों के दरमियान, कॉल बाय वैल्यू में और कॉल बाय रेफरेंस में। अब हम बात करते हैं कि फंक्शन में एरे को किस तरह से पास कर सकते हैं। तो अगर आपने फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट पास करना है तो हमारे पास 3 वेज हैं। एक वे है जिसमें आप पैरामीटर में एज अ पॉइंटर जो है एरे को पास करेंगे। पैरम यहाँ पे जो है इन दिस केस पैरम जो है वो एक एरे है, और ये जो साइन है स्टैटिक का वो बेसिकली बता रहा है कि पैरम जो है वो एज अ पॉइंटर के तौर पे पास हो रहा है फंक्शन को। सेकंड वे है जिसमें आप एरे को साइज के साथ जो है वो आर्गुमेंट लिस्ट में पास करेंगे। यहाँ पे देखें पैरम, और यहाँ पे उसका साइज जो है वो 20 मेंशन किया गया। और थर्ड वे में जो है आप जो है वो एरे को एरे का साइज नहीं बताएंगे, जस्ट आप एरे को आर्गुमेंट लिस्ट में पास करेंगे इन पैरम, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे आप उसका साइज नहीं बताएंगे, यानी कि डायनामिकली कोई भी इसका साइज हो सकता है। तो ये 3 वेज हैं जिसके थ्रू आप एरे जो है वो फंक्शन को पास कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये एक एग्जांपल है एरे की। इसमें अगर आप देखें तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। डबल इज द रिटर्न टाइप, गेट एवरेज इज द नेम ऑफ द फंक्शन, इंट एरे जो है वो बेसिकली एक पैरामीटर पास किया गया है कि एरे टाइप का एक पैरामीटर होगा। एरे एक पैरामीटर होगा जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। और इंट बैलेंस, मेन में बैलेंस एक एरे है जिसका साइज 5 है, और यहाँ पे उस 5 उसको वैल्यू दी गई है। और एक वेरिएबल डबल टाइप का एवरेज डिक्लेयर किया गया है। क्यों डिक्लेयर किया गया है? ये जो फंक्शन है ये बेसिकली हमें डबल टाइप की कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तो उसके लिए हमारे पास इधर एक वेरिएबल होना चाहिए। एवरेज इज इक्वल टू गेट एवरेज बैलेंस 5। ये जो है फंक्शन ये बेसिकली यहाँ पे कॉल हुआ है। यहाँ पे देन आप क्या करेंगे, फंक्शन यहाँ से कंट्रोल पास करेगा। यहाँ पे गेट एवरेज इंट एरे और साइज, एरे में बैलेंस आ जाएगा और साइज जो है वो 5 आ जाएगा यहाँ पे। इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है इंट आई के नाम से, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है एवरेज के नाम से, और एक वेरिएबल सम के नाम से जो है वो डिक्लेयर किया गया है इज इक्वल टू 0। फार लूप यूज़ किया गया है। फार लूप में 0 से आई को इनिशियलाइज किया गया है, मतलब इसके अंदर जो है वो सारे एरे की जो वैल्यूज़ हैं उनको पहले सम किया गया है। सम करने के बाद लूप के बाहर आके एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय साइज, तो हमारे पास एवरेज आ गया। अब एवरेज को यहाँ पे जो रिटर्न करेगा कंट्रोल दोबारा यहाँ पे जाएगा, और ये जो वैल्यू ये जो जगह है इसकी जगह जो है वो हमारे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी जो कि एवीजी को असाइन हो जाएगी, और यहाँ पे वो वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी प्रिंट एफ के स्टेटमेंट के थ्रू। तो ये तरीका है जिसके थ्रू जो है वो एरे पास किया जाता है फंक्शन में। उसके बाद इनलाइन फंक्शन एक टर्म यूज़ होती है फंक्शन में। तो इनलाइन फंक्शन बेसिकली कौन से फंक्शन होते हैं? इनलाइन फंक्शन वो वाले फंक्शंस होते हैं जिनकी जो डेफिनेशन है, यानी कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो बहुत थोड़ी होती हैं, मतलब एक या दो लाइन के ऊपर होती हैं। तो वहाँ पे जब आप फंक्शन कॉल करते हैं तो वो कंट्रोल जंप नहीं करता, बल्कि जब एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन जो है वो कॉपी अटैच हो जाती है जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा होता है। तो ये फंक्शन इनलाइन फंक्शन जो है वो टोटली कंपाइलर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ये नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है, जस्ट सिंपल इसके अंदर जो है वो इनलाइन कीवर्ड इस्तेमाल हो जाता है उसको इनलाइन बनाने के लिए। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर आपने इनलाइन फंक्शन लिख दिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन इनलाइन की तरह ही बिहेव करेगा। ये फिर भी कंपाइलर के ऊपर ही चॉइस होगी कि वो उस फंक्शन को इनलाइन बनाता है कि नहीं। तो इनलाइन कीवर्ड इस्तेमाल हुआ। देन बाकी इसी तरह से ही रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर लिस्ट है, और देन उसको जो भी स्टेटमेंट्स होंगी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये इनलाइन फंक्शन की डेफिनेशन होगी इस तरह से। यहाँ पे देखें इनलाइन इन मल नाम का एक हमने फंक्शन बनाया, ये दो तरह की वैल्यूज ले रहा है, और इस फंक्शन को हमने बेसिकली
इनलाइन बनाया है, तो यहाँ पे रिटर्न ए मल्टीप्लाई बी, यानी ए और बी जो हमें वैल्यू मिली है उनको मल्टीप्लाई करके वो रिटर्न कर दो। अब ये देखिए जस्ट एक लाइन ऑफ कोड है तो वो इसको इनलाइन बना देगा, लेकिन अगर ये ज़्यादा लाइन ऑफ कोड होगी, स्टेटमेंट्स होंगी, तो फिर बेशक आपने यहाँ इनलाइन लिखा हुआ भी हो तो वो इनलाइन नहीं करेगा। मेन फंक्शन में सी इज इक्वल टू मल टू थ्री, मल टू थ्री जो टू थ्री वो इन दो वैल्यूज़ को टू और थ्री इसको असाइन होंगी, देन उनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो किसके पास आ जाएगी, सी। अब क्योंकि ये फंक्शन इन लाइन है तो ये मल टू थ्री जो है, जब ये आप कंपाइल का बटन क्लिक करते हैं तो मल टू थ्री की जगह ये फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो एज इट इज़ यहाँ पे पुट हो जाती है। फंक्शन जंप करके यहाँ पे नहीं जाता, कंट्रोल यहाँ से जंप नहीं करता रन टाइम पे, बस वो इधर ही की कॉपी उसको जो मिली हुई होती है वहीं पे मैनिपुलेट करके सी को वैल्यू असाइन कर देता है, और यहाँ सी का जो भी रिजल्ट होगा, सी के अंदर जो वैल्यू असाइन होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी।